हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास के अंदर। दोस्तों आज से हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आज से हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 1857 में अंग्रेजों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष महत्व है। इसके कारण ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी। बाद के वर्षों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों में बदलाव आया। 19वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया रूप धारण किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ। भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन होता है। और राष्ट्रीय आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? सामाजिक आंदोलन था। इसने समाज में शिक्षा के प्रसार, शिक्षा पर जोर दिया। 19वीं शताब्दी के हुए औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण जो मजदूर थे, उनके आवागमन में वृद्धि, लोगों को जागृत करने के लिए प्रौद्योगिकी, इंटरनेट का सहारा लिया। यह आंदोलन पिछड़े, गरीब, शोषित लोगों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकार देने के लिए था। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समाज के लिए आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से, धार्मिक, राजनीतिक, है ना, इन सभी के लिए, इन सभी अधिकार के लिए ये आंदोलन का उदय होता है। यह भारत की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। कैसी क्रांति थी? ये सामाजिक क्रांति थी। सामाजिक आंदोलन था तो सामाजिक क्रांति। राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक संगठनों, विचारकों तथा क्रांतिकारियों को मिलाकर किया गया एक ऐसा आंदोलन था जिसका लक्ष्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को गाड़ फेंकना। कहने का मतलब वर्चस्व इतना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था कि जहाँ भी राजनीतिक दृष्टि से देखो तो उनका राज, सामाजिक दृष्टि से उनका राज, आर्थिक दृष्टि तो था ही, और धर्म भी परिवर्तन करने लगे, है ना। तो क्या कारण थे? एक एक कारण के बारे में आइए डिटेल से पढ़ते हैं। पहला कारण क्या है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का एक रूप धारण कर लिया। यह विद्रोह कुछ कारणों असफल जरूर रहा है, किंतु ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन करने में अमानवीय कार्रवाई का आश्रय लिया। उससे जनता का असंतोष बहुत अधिक बढ़ गया था। ठीक है, तो अगला आगे हम देखते हैं और कौन से कारण थे। पहला कारण था, ये हो गया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इस आंदोलन को शुरू करने की एक भूमिका 1857 की क्रांति भी थी। दूसरा कारण है राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना कैसे? ब्रिटिश शासन से पहले भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। मतलब जब पहले ब्रिटिश नहीं आए हुए थे, ब्रिटेन से नहीं आए हुए थे, तो यहाँ पे राजनीतिक एकता का अभाव था। राजनीतिक एकता नहीं थी, है ना। पॉलिटिकल जो यूनिटी थी वो नहीं थी यहाँ पे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत को केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाने में सफलता प्राप्त की और आवागमन के साधनों में इस कार्य में सहायता प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण भारत में एक जैसी शासन व्यवस्था बन चुकी थी और राजनीतिक दृष्टि से भारत एक रूप सा हो गया था। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में राजनीतिक एक रूपता को उत्पन्न करना नहीं था। हालांकि संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के कारण सभी भारतीयों के हृदय में अंग्रेजी साम्राज्य का अंत करने की भावना पनपी और धीरे धीरे एक सी विचारधारा में सभी व्यक्तियों में पनपने लगी थी। ठीक है, तीसरा क्या है? धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। धर्म और समाज को लेके जो चेतना थी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये भी एक कारण था 1800 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्टार्ट करने में। इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीयता के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए। इस प्रकार के सुधार आंदोलनों में ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार,
और ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों की भारत की महानता को समझने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब ये सामाजिक और धार्मिक जो सुधारक थे, ये भारतीयों को उनके अधिकार और उनकी महानता को समझने के लिए प्रोत्साहित किए। इसके बाद है चौथा क्या कारण था? पाश्चात्य शिक्षा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आसानी होगी समझने में। पाश्चात्य शिक्षा क्या है? भारत ने शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का यह था भारत में शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का यह था कि भारतीय समाज और संस्कृति विलुप्त हो जाए। मतलब अपनी भाषा, जो अंग्रेजी उनकी थी भाषा, वो उसका प्रचार प्रसार करने लगे। उसके बाद उनका मेन उद्देश्य क्या था? भारतीय जो संस्कृति थी वो विलुप्त हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और वर्ण से हो। रक्त और वर्ण का मतलब क्या है? भारतीय तो हो परंतु विचार, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हो जाए। कुछ सीमा तक अंग्रेज इसमें सफल भी हो, परंतु पाश्चात्य शिक्षा का दूसरा पक्ष भी था जिसने अंग्रेजों के विरोध में भूमिका निभाई और राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय के मुख्य कारण बने। एक कारण ये भी था पाश्चात्य शिक्षा, इससे भी लोग परेशान हो गए। उसके बाद पांचवा कारण क्या है? भारतीयों का विदेश जाना। 19वीं सदी से कई भारतीय शिक्षा प्राप्त करने और अन्य कार्यों से विदेश जाने लगे, जहां उन्होंने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों और संगठन को कार्यरत देखा और स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का पाठ पढ़ा। वे इन विचारों से प्रभावित हुए और भारत में भी इन विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करने लगे। छठा कारण क्या है? समाचार पत्र एवं साहित्य का विकास। मुनरो क्या कहते हैं? एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के विरुद्ध हैं और यह दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। भारतीय समाचार पत्रों पर भी यह बात लागू होती है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से देश में प्रेस का विकास हुआ और कई समाचार पत्रों ने अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिला दिया। ऐसे समाचार पत्र थे संवाद कौमुदी, मुंबई समाचार, पंगदूत, रास्ता गुस्तार, अमृत बाजार पत्रिका आदि। सातवां कारण था आर्थिक असंतोष। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, आप सभी को पता ही होगा, परंतु इसने देश का आर्थिक शोषण करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। सत्रहवीं सदी तक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत 19वीं सदी में सर विलियम डिग्री ने क्या लिखा है? करीब 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी भरपेट भोजन नहीं मिलता। कहने का मतलब उनको खाने तक के लिए ठीक नहीं है। एक समय था जो कि 17वीं सदी में सोने की चिड़िया कहा जाता था और 19वीं सदी आते आते, ये हम भारतीय नहीं कह रहे हैं, सर विलियम डिग्री ने ही लिखा है, करीब 10 करोड़ मनुष्य ऐसे हैं ब्रिटिश भारत में जिन्हें भरपेट भोजन तक नहीं मिल रहा। इस आर्थिक शोषण के राजनीतिक परिणाम उत्पन्न होने स्वाभाविक थे। जाहिर सी बात है, अगर खाने के लिए नहीं होगा तो बिल्कुल आंदोलन तो होगा ही ना। कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और व्यापार पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्योग धंधों की विनाश का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि उद्योग धंधे करने वाले व्यक्ति कृषि की ओर झुके, जिसमें भूमि दबाव बढ़ने लगा और भारत सरकार ने कृषि उन्नति पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे किसानों की दशा गंभीर होने लगी। आए दिन अकाल पड़ने लगे, जिससे दशा और अधिक दयनीय होने लगी। अंग्रेज सरकार की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट होकर ही भोला चंद ने 1870 में लिखा, ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए हमारे द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति अपनानी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर विदेशी शासन का विरोध करना है तो जो सामान उनके देश से आ रहा है और हम यूज कर रहे हैं उसको बंद कर दें, अपना भारत का सामान यूज़ करें। झटका तो लगे ना कहीं कुछ ना कुछ तो झटके लगेंगे। आज के समय में जैसे चीन ही है, अगर हम अपना पूरा जो भी सामान वहाँ से लेते हैं, जो भी आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, वो सब बंद करके केवल अपने भारत में ही हम प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, उसके बाद क्या होगा?
बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखना। एक कारण ये है, 8वां कारण हमारा यह है कि 1833 के अधिनियम में और 1858 की घोषणा में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश में धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु इस नीति का पालन नहीं किया गया। भारतीयों को हमेशा उच्च पदों से पृथक यानी कि अलग रखा गया। इस सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष थी, पर परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी। कहने का मतलब ये है कि जो पहले आज के टाइम में IAS की परीक्षा होती है 21 वर्ष से, तब भी 21 वर्ष था। हालांकि परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। इस प्रकार भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति ने शिक्षित भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न की। यहाँ पे आयु वहाँ पे कम कर दी गई थी, 21 वर्ष पहले थी, फिर 18 कर दी गई थी। ठीक है, अगला 9वां हमारा कारण क्या है, भेदभाव की नीति। 1857 का विद्रोह से पहले अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध काफ़ी अच्छे थे, लेकिन विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भेदभाव की नीति आरंभ कर दी थी। पहले तो इसके भी काफ़ी अच्छे जो स्वभाव कह लें और संबंध थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में क्या थे, भेदभाव उत्पन्न होने लगे थे दोनों में, भारतीय और ब्रिटिश, जिससे हिंदू एवं मुस्लिम के बीच घृणा एवं कटुता बढ़ने लगी। ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों की मनमानी और आतंकपूर्ण नीति भारतीयों को विशेष रूप से परेशान कर रही थी। अंग्रेजों के भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार या भारतीयों की हत्या की जो घटना होती थी, उसमें अंग्रेज अपराधियों को छोड़ दिया जाता था और भारतीयों को कठिन दंड दिया जाता था। कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेज अत्याचार भी करते थे और उन पे अगर कोई भी केस लगता था, कुछ भी होता था, तो उन्हें छोड़ दिया जाता था और भारतीयों को उनके बदले सज़ा भुगतनी पड़ती थी। कि काफ़ी बर्बरतापूर्ण व्यवहार भी किया जा रहा था उनके साथ। 10वां कारण क्या है, यातायात और संचार के साधनों का विकास। 1860 से 70 में सड़कों, रेल, डाक, तार यातायात तथा संचार के साधनों के विकास ने राष्ट्रीय भावना में वृद्धि की तथा इसके कारण भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले आपस में बार बार मिलने लगे, जिससे देश हित में कार्य करने की योजना बनने लगी। साथ ही इनके मध्य संपर्क भी बढ़ा। संचार के इस साधनों ने सारे देश को गूंथ कर एक कर दिया और इन साधनों के विकास को राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। लॉर्ड लिटन की 11वां कारण क्या था, लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। दमनात्मक मतलब दमन करने की नीति। 1876 में सिविल सेवा में उम्र 21 से 19 वर्ष कर दी गई थी। सॉरी, मैं 18 वर्ष उस टाइम बताया था, लेकिन यहाँ पे 19 वर्ष कर दी गई थी। 1877 में दक्षिण भारत में अकाल के समय महारानी के लिए विशेष दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था। अकाल के समय खाद्यान्न का निर्यात करना, निर्यात मतलब दूसरे देश में बेचना। अब बताइए, अपने देश में खुद अकाल पड़ा हुआ है, अपने देश में खाने के लिए लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरे देश को निर्यात किया जा रहा है। चौथा था अफगानिस्तान पर आक्रमण करने में 2 करोड़ पाउंड खर्च करना, जिसका भार जनता को उठाना पड़ा। ये भी एक कारण था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करना, जिसमें भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लग गया था। तो ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसके उदय के ये 11 कारण थे। इस वजह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विकास हुआ या उदय हुआ। ठीक है, तो इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका उदय कैसे होता है, नरम दल, गरम दल और उदारवादी है। ठीक है, इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।